Orissa government was acting like an agent of Moscow. Why is it that Tamil Nadu always at the top? Bengal, for example, started spinning slower and slower. The more resources the state is able to provide, the better will be the picture of investment. Chief Minister being clean does not mean a state without corruption. Ministers of Change presented by IRP Infrastructure Developers Limited, Highway to Growth, in association with BMA Wealth Creators, Building Relationships, Creating Wealth, and Rotomac, लिखो इंडिया की नई पहचान। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार। उगते हुए सूरज के देश जापान में एक नया सूर्योदय हो रहा है। ऐसा सूर्योदय जिसकी चमक करीब 4 महीने पहले आई सुनामी की विनाशकारी लहरों से ज्यादा ताकतवर है और यह मुमकिन हुआ है जापानी लोगों के जज्बे और हौसले की बदौलत। इसी जज्बे ने 40 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान के बावजूद जापान को सिर्फ चंद महीनों में पहले ही की तरह मजबूत बना दिया है। जो लोग आज हम यहां स्टूडियो में बैठे हैं, उन्होंने जापान के इस पुनर्निर्माण को अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है कि हम कैसे इस जापानी जज्बे से सीख ले सकते हैं। भारत के नेता ये कैसे सीख सकते हैं कि देश को कैसे चलाया जाता है और कैसे गवर्न किया जाता है। एशिया की 2 बड़ी इकोनॉमी भारत और जापान कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ा सकते हैं और किन क्षेत्रों में आपसी मदद हमें और जनता को और करीब ला सकती है। CNBC आवाज की इस खास चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरी दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राहुल मेहता, स्पेंटा मल्टीमीडिया के चेयरमैन मानेक डावर और पूर्व ऊर्जा मंत्री सुरेश प्रभु, जो मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन भी हैं, और इन्फिनिटी क्रिएशंस टोक्यो से आए हैं प्रेसिडेंट अतुल पारेख। आप सबों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो पिछले हफ्ते हम सब लोगों ने ग्रुप के तौर पर जापान का दौरा किया, तो मैं इसी मुहावरे के साथ लौटा कि मेरा जूता हो जापानी के बजाय मेरा जज्बा हो जापानी। ये भारत के लिए एक बड़ी लर्निंग है, जो बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। सुरेश प्रभु, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। सुनामी के इस जबरदस्त ट्रेजेडी के बाद, ट्रिपल ट्रेजेडी थी, उसके बाद जिस तरह से देश के लोग जिस हिम्मत से, जिस विश्वास से, जिस करुणा कंपैशन के साथ और जिस विनम्रता से वापस खड़े हुए देश को बनाया, उस पर आपको देख के कैसा लगा? आप क्या बटोर के लाए हैं वहां से? आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां के लोग खड़े हैं। देश जब खड़ा होता है, जब लोग खड़े होते हैं, और एक समाज को पुनर्निर्माण करने का काम सरकार के साथ साथ हाथ मिला के वहां की सभी संस्थाएं, सभी लोग काम कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी चीज है कि जापान को ये तीसरा धक्का है, मैं कहूंगा। एक तो पहले उनको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में पूरा जापान खत्म हो गया था, वो शायद उन्होंने इनवाइट किया था अपने खतरे को, आबेल मुझे मार, क्योंकि पर्ल हार्बर पे अटैक करने के बाद ये सब शुरू हुआ। दूसरा हुआ 1973 में, जब पूरे वर्ल्ड को ऑयल क्राइसिस हुई, जापान का जो रिस्पॉन्स था पूरे वर्ल्ड से अलग था। उन्होंने पूरी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान दिया और एक पूरी एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी खड़ी की। आज तीसरी नौबत उनके ऊपर आई है, सुनामी, न्यूक्लियर डिजास्टर और साथ साथ में आई हुई भूकंप के साथ में। लेकिन जापान के लोगों ने उसको सामना करने के लिए, पूरी तरह से उसको पुनर्निर्माण करने के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा है। वो क्राइसिस है, इसके लिए पूरे जापान में लोग अभी खत्म हो गए, अभी क्या करेंगे मालूम नहीं, इसी स्थिति नहीं है। वो सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से हम उसका पुनर्निर्माण करेंगे। एक बात मैं बहुत करना चाहता हूं, क्योंकि आम लोगों की किस तरह से उसके ऊपर रिएक्शन होती है। एक आपको भी याद होगा, एक बस में हमारी जो गाइड थे कहती है, उस तो वैसे वहां रहती भी नहीं थी, बोलते हमारे ऊपर बहुत बड़ा खतरा आया था, हम लोग उसमें काफी बड़े परेशान थे। वो रहने वाली है टोक्यो में, लेकिन वो सोच रहे कि हमारे ऊपर एक खतरा हुआ। यानी पूरे समाज को ये लग रहा है कि ये सिर्फ सेंडाई में या जहां पे भूकंप हुआ वहां के लोगों का ये समस्या नहीं है, ये हमारी सबकी समस्या है, देश की समस्या है। मैं समझता हूं हमारे को, आपने जो बिल्कुल सही कहा कि क्या हमको सीखना चाहिए। हमारे पास भी ऐसी दुर्घटनाएं घटती रही है, घटती भी रहेंगी, क्योंकि निसर्ग क्या कहेगा हम बोल नहीं सकते, प्रकृति की ये सब लीलाएं हैं। लेकिन हम जब हमारे पर एक खतरा आता है, तो हम उसका सामना करने के बजाय एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं
किसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, वहां भी ब्लेम गेम तो होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले उन्होंने पुनर्निर्माण किया, बाद में ब्लेम गेम का काम। ये जो इन्होंने कहा कि ब्लेम गेम के बजाय काम में लग गए, रिकंस्ट्रक्शन की इस स्पीड को आपने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है? ये जो रेजिलियंस, ये जो परसिवियरेंस हमने देखा। मैं और एक चीज कहना चाहता हूं जो हमने देखा, हम जहां भी गए वहां का जो एयर कंडीशनिंग था वो 26 डिग्री पे लगाया गया था बचत के लिए, और एक भी पब्लिक जगह ऐसी नहीं थी जहां पे टेम्परेचर 26 डिग्री का नहीं था। अभी ये जो है ये पूरा सिटीजन का, जो सुरेश जी कह रहे थे, जो लोगों का ये जो प्रयास है, जो एकता है उसमें, जो डिसिप्लिन है उसमें, उसका हमें कदर करना चाहिए, उसको हम मानते हैं, क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। डे लाइट सेविंग के जरिए मेरा ख्याल है कि वहां पर जो आंकड़े देखे हमने कि 18% के आसपास वो बिजली बचा रहे हैं कि कम से कम बिजली जलाओ और कोशिश करो कि एयर कंडीशन तो 26-27 डिग्री जैसा मानिक ने बताया उससे कम हो ही नहीं। किस तरीके से ये सब चीजें वहां पर आपने बिल्ड होते हुए देखी? अतुल पारेख, आप उस वक्त वहीं थे जब ये हादसा हुआ और उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। सबसे पहले वही टोटली वॉलंटरी डिसीजन था, किसी ने कोई तरह का दबाव नहीं था, पर जब अनाउंस हो गया कि भाई यहाँ पे अभी अगर समर में ऐसा चलेगा तो फिर पावर कट आ जाएंगे, तो सभी लोगों ने, स्कूल्स, ऑफिसेज, घरों, सभी ने नक्की कर दिया कि जो हमारी बिल्डिंग में एलिवेटर कम कर देंगे। जैसे अभी इन्हें बताया, जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल बहुत कम दिया, लाइटिंग पूरी हाफ बंद कर दी, सभी बिल्डिंग में एलिवेटर्स आते कर दिए। ये किसी के दबाव में नहीं हुआ था, सब अपने आप नक्की करके कि दिस इज अवर जॉइंट डिसीजन एंड वी हैव टू टेक दिस अप। दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट। बिल्कुल। एक बड़ी फिक्र ये थी राहुल भाई कि पता नहीं अब इनकी बिजनेस इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगेगा, कब वापस खड़े होंगे, लेकिन हमने जो देखा कि 1 महीने के भीतर सारी जरूरी सेवाएं वापस चलने लग गई, सड़कें चालू, पुल चालू, बसें चालू, जो हवाई अड्डा डूबा वो चालू। 1 महीने के अंदर उन्होंने वो हायाबुसा ट्रेन, जो दुनिया की सबसे स्पीड वाली ट्रेन है, चाइना से भी ज्यादा, चाइना की बड़ी ट्रेन से भी ज्यादा, 330 किलोमीटर वाली, वो लॉन्च हो गई। बिजनेस भी तुरंत वापस पटरी पर आ गया और अब प्री सुनामी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो लेवल है वो प्री सुनामी लेवल पर है। आप बहुत बिजनेसमैन लोगों से वहां मिले थे, आपको क्या लगा? बिजनेसमैन क्या कहता है वहां का आज? वहां का बिजनेसमैन यही कहता है कि आप क्यों डर रहे हो, हमें वो पूछ रहे थे, बजाय कि हम उनके पूछे कि आप का क्या माहौल है, आपका क्या मानसिक दबाव है, वो हमें पूछते थे कि भैया हमें तो धंधा करना है, हमें तो वापस हमारी ग्लोरी पे जाना है, आप हमारे साथ है कि हम दूसरे किसी को ढूंढे। तो एक जो बहुत बड़ी जो लेसन जो मुझे मिली कि ठीक है, एक ट्रेजेडी हुई, एक फॉल आया, अब हमें उससे बाहर निकलने के लिए एक क्या गोल डिसाइड करना चाहिए, और एक बार वो गोल डिसाइड किया तो कैसे उसके नज़दीक आ जाए, कैसे उसको अचीव करे। तो अभी उन्होंने एक क्लियर डिसीजन लिया है जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा कि है कि अगले 10 साल में इंडिया के साथ उनको ट्रेड बढ़ाना है। तो अभी आगे जो भी डिसीजंस वो लोग लेते हैं, जो भी स्टेप्स लेते हैं, उसका बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है इंडिया के साथ ट्रेड कैसे बढ़े। जी, भारत जापान के मैप पर अब एक खास तरीके से बहुत प्रमुख भूमिका में उभर करके आ रहा है, और जैसा राहुल भाई ने भी जिक्र किया, एक जो ट्रीटी साइन हुई है वो 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। उसके बाद भारत और जापान के कारोबार का नक्शा कैसे बदलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। And that's Zoot. There's no word called Zoot. Okay, gotta go.